मध्यस्थता। इस मध्यस्थता तकनीक के मध्यस्थों के संघर्ष के दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना और विषय में उनके ज्ञान का उपयोग करना, उपलब्ध तथ्यों और पार्टियों के लिए संभावित समाधान विकल्पों के साथ आने के लिए अपने स्वयं की रचनात्मक प्रवृत्ति को शामिल करना और उस समाधान की ओर बढ़ाना शामिल है। मध्यस्थता प्रक्रिया में ठीक विपरीत पेशेवरों और विपक्षों के रूप में सुविधा प्रक्रिया है। मूल्यांकनकर्ता मध्यस्थ अवसर उत्कृष्ट रचनात्मक समाधान के साथ आ सकते हैं, लेकिन परिणाम मध्यस्थ के कौशल स्तर और अनुभव पर काफी निर्भर कर सकते हैं। जब इसे बंद कर दिया गया तो इस शैली को अक्सर रचनात्मक लेकिन निष्पक्ष मध्यस्थता प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सुविधात्मक शैली के साथ जोड़ा जाता है। तो मूल्यांकन मध्यस्थता में क्या होता है कि परिणाम जो होता है वो श्रोता जो मध्यस्थ होता है आपका, उसके कौशल और अनुभव पर निर्भर करता है कि उसके एक्सपीरियंसेस क्या बोलते हैं, उसका खुद का मानना क्या बोलता है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं सुविधात्मक मध्यस्थता के सीधे विपरीत में खड़े होना मूल्यांकन मध्यस्थता है। एक प्रकार की मध्यस्थता जिसमें मध्यस्थों की सिफारिशें और सुझाव देने और राय व्यक्त करने की अधिक संभावना होती है। मुख्य रूप से शामिल दलों के अंतर्निहित हितों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मूल्यांकन मध्यस्थों को अनेक तर्कों के कानूनी गुणों का आकलन करने और निष्पक्षता निर्धारित करने की अधिक संभावना हो सकती है। मूल्यांकन मध्यस्थता का उपयोग अक्सर अदालत अनिवार्य मध्यस्थता में किया जाता है और मूल्यांकन मध्यस्थ अक्सर ऐसे वकील होते हैं जिनके पास विवाद के क्षेत्र में कानूनी विशेषज्ञता होती है। तो तीसरा हमारा मध्यस्थता का प्रकार है ई मध्यस्थता। ई मध्यस्थता में एक माध्यम उन दलों को मध्यस्थता सेवाएं प्रदान करता है जो एक दूसरे से दूरी पर स्थित हैं या जिनका संघर्ष इतना मजबूत है कि वे ही कमरे में रहने के लिए खड़े नहीं हो सकते। जेनिफर परमेसिस जो हैं राजनीतिक शास्त्र में ही हैं, इनका नोआस एबनेर और लैरियन मिशेल लिखते हैं पुस्तक में एक अध्याय में थ्योरी और प्रैक्टिस के एकीकरण के माध्यम से कार्यस्थल मध्यस्थता अग्रिम हो। ठीक है, आप लोग इसे नोट करते जाइएगा क्योंकि ये आपका पूरा एक आंसर है मध्यस्थता के ऊपर। ई मध्यस्थता पूरी तरीके से स्वचालित ऑनलाइन विवाद समाधान प्रणाली हो सकती है जिसमें किसी तीसरे पक्ष से बातचीत नहीं होती है, लेकिन ई मध्यस्थता से मेल खाने की संभावना अधिक होती है। दूरी पर विपरीत अध्याय के लेखक हैं। स्काइप और गूगल हैंगआउट जैसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाओं के जरिए पार्टियां अब आसानी से और सस्ते में वास्तविक समय में एक दूसरे के साथ संवाद कर सकती हैं, जबकि दृश्य और मुखर संकेतों से भी लाभान्वित होती हैं। प्रारंभिक शोध परिणाम बताते हैं कि ई मध्यस्थता पारंपरिक ध्यान तकनीकों को समान ही प्रभावी हो सकती हैं। इसके अलावा पार्टियां अक्सर इसे कम तनाव वाली प्रक्रिया मानती हैं जो विश्वास और सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देती हैं। ये क्या होती है, ई मध्यस्थता का प्रचलन इसलिए और बढ़ गया क्योंकि आप लोग जानते हैं कि डिजिटल इंडिया हो गया है, डिजिटल वर्ल्ड हो गया है और आपका जो भी समाधान होते हैं, वैकल्पिक विवाद समाधान जो भी होते हैं वो आपके कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गूगल हैंगआउट और अलग जूम वगैरह के माध्यम से भी आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन हो जाता है। और ये क्या होता है, एक तरीके से सस्ता भी होता है और सस्ता और सबसे अच्छा आप लोग जानते ही हैं। तो ये बेसिकली बहुत सस्ता, अच्छा और बेहतर तरीका आजकल के टाइम में जाना जाता है। तो अब हम बात करते हैं चौथे टाइप के बारे में। आपके पता है आप लोगों को कि 4 भागों में विभाजित किया गया था मध्यस्थता। पहला था आपका सुविधात्मक मध्यस्थता और दूसरा क्या था आप लोगों का बताइए, मूल्यांकन की मध्यस्थता था कि नहीं, और तीसरा क्या था, ई मध्यस्थता, और चौथा है हमारा परिवर्तनकारी मध्यस्थता। तो अब हम बात करते हैं परिवर्तनकारी मध्यस्थता के बारे में। चलिए, तीसरे प्रकार की मध्यस्थता परिवर्तनकारी मध्यस्थता में दोनों संबंधित पक्ष मध्यस्थ के साथ मिलते हैं और उन्हें अपने मुद्दों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फिर से इसमें सहकर्मी की मध्यस्थता की समानता है कि मध्यस्थ प्रत्येक पार्टी को सभ्य बोलने में मदद करता है और इस उम्मीद में ध्यान से सुनता है कि दोनों एक साथ अपने मतभेद हो। जबकि विभिन्न प्रकार की मध्यस्थता में सूक्ष्म अंतर होते हैं, मूल लक्ष्य हमेशा एक ही होता है।
परिवर्तनकारी मध्यस्थता में भी वही होता है कि आपके जो मीडिएटर जो होता है, आपका मध्यस्थ जो होता है, श्रोता होता है, वो आपको मौका देता है कि आप अपनी बातों को बताइए और वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए होता है। बेसिकली सभी एक टाइप के होते हैं, बस वो आपको पता है कि ये 4 भागों में विभाजित किया गया है, तो कौन कौन से भाग हैं ये उसके बारे में हमने खुल के बात करी है। तो इसमें एक उदाहरण हम ले लेते हैं कि उदाहरण हमारा दिया गया है कि उदाहरण, एक दंपत्ति के विभिन्न मुद्दों का सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त करने के लिए किसी भी तलाक का 2 पक्षों के बीच संघर्ष होता है और तलाक को कम दर्दनाक बनाने के लिए उन्हें ये हल करने में सूक्ष्म बनाता है कि शांति से संघर्ष महत्वपूर्ण है। जब आपका डाइवोर्स वाला सिस्टम होता है, जब आपका डाइवोर्स वाला जो केस होता है, तो वहां पर क्या होता है, आपके मुद्दे बहुत सारे होते हैं, आपकी दलीलें बहुत सारी होती है, लड़ाइयाँ झगड़े ना हो, उसको शांति से आपको तलाक को कंप्लीट और फाइनल डिसीजन होने के लिए हमारा मीडिएटर होता है एक, तो वो एक परिवर्तनकारी मध्यस्थता के एक प्रमुख उदाहरण में हमने लिया गया है। दुर्भाग्य से हमारी मानव प्रकृति हमें आसानी से संकल्प तक पहुंचने से रोक सकती है और जब सहकर्मी मध्यस्थता या किसी अन्य प्रकार की मध्यस्थता बहुत उपयोगी हो सकती है, जैसे कि दांत नाखून से लड़ना और तलाक की कार्रवाई को कड़वा और घृणास्पद बनाने की अनुमति देना किसी के लिए अच्छा नहीं है और विशेष रूप से हानिकारक हो सकता है जब बच्चे शामिल होते हैं। आपको पता ही है कि जरूरी, देखो डिवोर्स तो होना ही होना है। जब आप दोनों पार्टीज को पता है कि डिवोर्स हमारा होना है, तो हम क्यों फालतू में इतने संघर्षों को स्थापित करें, क्यों लड़ाई झगड़ा करें, क्यों लड़ाइयाँ करें, अपना दिमाग ज्यादा खराब करें, क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है, साइकोलॉजिकली इंसान उस फेज से निकल रहा होता है जब आपका डिवोर्स हो रहा होता है। और ये प्रॉब्लम तब और खासकर होती है, शांति से मामले को सॉर्ट आउट हम और तब करने की कोशिश करते हैं जब इसमें कोई बच्चे शामिल होते हैं, क्योंकि बच्चों की मानसिक स्थिति इस प्रकार की नहीं होती है कि वो इस सदमे को झेल पाए, जैसे कि लड़ाइयों को झेल पाए और उन लड़ाई को, जो चूहे बिल्ली टाइप की जो लड़ाइयाँ होती हैं, उनको देख पाए। तो उसी के लिए एक मध्यस्थ की जरूरत होती है ताकि वो इस मामले को, जैसे कि तलाक का मामला होता है, उसे शांति से सुलझा सके। मध्यस्थ इस प्रकार की घबराहट से बचने और शामिल सभी के लिए एक शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त करने में मदद कर सकती है। यदि तलाक की नौबत आ भी जाए तो मध्यस्थ के विचार पर गंभीरता से सोचना और इसका उचित समाधान करना होता है। इसमें कि क्या होता है कि जो आपका, जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी तलाक के लिए आपने मूवीज वगैरह में भी बहुत सारा देखा होगा कि 6 महीने का टाइम देते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, मध्यस्थ में एक जो मीडिएटर होता है वो आपको टाइम भी देता है, या मध्यस्थ का जो डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है, क्योंकि आप लोग, उसने तो आपको बुलाया नहीं होता है, लेकिन आप श्रोता के पास में या मध्यस्थ के पास में खुद जाते हैं, आपको बोलते हैं कि आप हमारे मीडिएटर हो और आपको हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। तो दोनों पार्टीज को मध्यस्थ की बात माननी चाहिए और लोग मानते भी हैं। तो अब बात करते हैं हम इसके निष्कर्ष के बारे में कि हमने इस पूरे अध्याय में किस प्रकार से इसमें हमने बात की थी कि कई शैलियों के लिए मध्यस्थता अभ्यास में कई प्रकार से प्रयोग की जाती है, जिसमें सुविधावादी, मूल्यांकन, परिवर्तनकारी, ई मध्यस्थता शामिल है। 4 पार्ट हमें डिवाइड कर दिए कि इनमें 4 बारों में हमने बात करी है। कुछ पक्ष और वकील मध्यस्थता के प्रकार के मध्यस्थों से पूछने के लिए और अंतर जानने के लिए पर्याप्त परिष्कृत है। ऐसा लगता है कि यह मध्यस्थ के लिए बहुत कम से कम उपयोगी होगा। पार्टी और वकीलों को व्यक्त करने के लिए जो शैली वे आमतौर पर उपयोग करते हैं, इन शैलियों की धारणाएं और मूल्य आधारित हैं। तो यहाँ हमने मध्यस्थता के 4 प्रकारों के बारे में बात कर ली कि कितने प्रकार के होते हैं, मध्यस्थता क्या होती है, मीडिएटर क्या होता है, श्रोता किस प्रकार से हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन देता है यहीं पर। और अगर आप लोगों ने, मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये नोट्स आपके लिख लिए होंगे, और साथ में अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे नोट्स बहुत अच्छे हैं तो इसको प्लीज़ शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ में पढ़ते रहिए। और इंटरनल्स में भी आपके आने वाले मध्यस्थता पूछा जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई भी अलग यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सभी में ये क्वेश्चन जरूर आता है। शॉर्ट नोट में आता है या लॉन्ग नोट में आता है। तो 15 to 20 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन आपका रेडी हो गया एक वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। और अगर आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले सारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं धीरे धीरे। थैंक यू सो मच फॉर दिस।